स्नातक प्रथम वर्ष अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए इन सब के प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम में भाषा और संस्कृति विषय को शामिल किया गया है। इस संदर्भ में यानी हिंदी भाषा और संस्कृति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम आज चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं अ, ब, स और द। इन प्रश्नों में से एक विकल्प सर्वाधिक सही है, उसे चयनित करना है। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी, लमही वाराणसी। तीसरा विकल्प स उज्जैन मध्य प्रदेश का, या द उपरोक्त सभी गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अ चिरगांव झांसी, अर्थात श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। जहां तक अन्य विकल्पों का प्रश्न है, लमही वाराणसी मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान है और इसी प्रकार मध्य प्रदेश का उज्जैन प्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर शरद जोशी का जन्म स्थान है। प्रश्न क्रमांक 2, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 4 विकल्प हैं अ 3 अगस्त 1886, ब 31 जुलाई 1880, स 21 मई 1931 और द इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। और जहां तक विकल्प अ है 3 अगस्त 1886, यह मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म दिनांक है। और विकल्प स यानी 21 मई 1931 डॉक्टर शरद जोशी जी का जन्मदिन है, जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 4 विकल्प दिए गए हैं। अ में है 5 सितंबर 1991, ब 12 दिसंबर 1964, स 24 अप्रैल 1974, द 8 अक्टूबर 1936। इसका सही उत्तर है विकल्प द 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। विकल्प अ 5 सितंबर 1991 शरद जोशी का मृत्यु दिनांक है। साथ ही विकल्प ब 12 दिसंबर 1964 मैथिली शरण जी गुप्त का, एवं स का विकल्प यानी 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह जी दिनकर का देवलोक गमन हुआ था। मातृभूमि कविता किस कवि की रचना है? 4 विकल्प रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और इनमें से किसी की नहीं। सही उत्तर है मातृभूमि कविता मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसके संपर्क एवं प्रभाव में आने के बाद मैथिली शरण जी गुप्त ने खड़ी बोली में रचना करना प्रारंभ किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पूरन सिंह और डॉक्टर पीताम्बर दास। इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क एवं प्रभाव में आने के बाद मैथिली शरण जी गुप्त ने खड़ी बोली में रचना करना प्रारंभ किया था। मातृभूमि कविता में मातृभूमि को कवि ने किसकी सगुण मूर्ति कहा है? सर्वेश की, देवेश की, हृदयेश की या रूपेश की? इस कविता में मातृभूमि को सर्वेश की यानी ईश्वर की सगुण मूर्ति कहा गया है। मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम क्या है? सेठ रामचरण, श्री अमृत राय, श्री श्रीपत राय, श्री अजायब राय। इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम श्री अजायब राय था। और जहाँ तक
दूसरे विकल्प इस प्रश्न के दिए गए हैं। सेठ रामचरण, ये श्री मैथिली शरण जी गुप्त के पिता का नाम है, एवं श्री अमृत राय तथा श्री श्रीपत राय ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्रों के नाम है। मैथिली शरण गुप्त की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं। बलिदान दिवस, शौर्य दिवस, कवि दिवस या महिला दिवस। सही उत्तर है मैथिली शरण जी गुप्त की जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो प्रति वर्ष 3 अगस्त को आती है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस युग से है? 4 विकल्प हैं। प्रसाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और भक्ति युग। इसका सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। कवि के अनुसार मातृभूमि की करधनी यानी कमर में पहनने वाला आभूषण या मेखला किसे कहा गया है, वह क्या है? 4 विकल्प हैं। सूर्य, चंद्रमा, बादल और समुद्र। इसका सही उत्तर है कवि के अनुसार मातृभूमि की करधनी समुद्र को कहा गया है। कवि के अनुसार मातृभूमि के आभूषण हैं सूर्य, चंद्र और तारे, समुद्र या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प द, उपरोक्त सभी। यानी मैथिली शरण जी गुप्त के अनुसार मातृभूमि के आभूषण में सभी शामिल है, सूर्य, चंद्रमा, तारे और समुद्र, नदियां, पर्वत आदि सब कुछ मातृभूमि के आभूषण हैं। मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? 4 विकल्प हैं। देशभक्ति, वात्सल्य, प्रेम प्रसंग या श्रृंगार। सही उत्तर है देशभक्ति, अर्थात मातृभूमि कविता का मूल भाव देशभक्ति है। मातृभूमि ने किस रंग के परिधान धारण किए हैं? 4 विकल्प हैं। लाल, पीले, नीले या काले। मातृभूमि ने नीले रंग के परिधान धारण किए हैं। गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं? नदियों के प्रति, मातृभूमि के प्रति, महापुरुषों के प्रति, आकाश के प्रति। इसका सही उत्तर है मातृभूमि के प्रति। गुप्त जी अपनी कविता में मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। मातृभूमि कविता में कवि के अनुसार क्या लगाकर पाखंडी भी बड़े महापुरुष के समान बन जाता है? धरती की धूल, चंदन का लेप, सुगंधित इत्र या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मातृभूमि कविता के अनुसार पाखंडी भी धरती की धूल लगाकर पाखंडी भी महापुरुष के समान बन जाता है। मैथिली शरण जी गुप्त ने काव्य की अधिकांश रचना किस बोली में की है? संस्कृत, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज भाषा। मैथिली शरण जी गुप्त के काव्य की अधिकांश रचनाओं की बोली खड़ी बोली है। मैथिली शरण जी गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मैथिली शरण जी गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, इसलिए सही उत्तर है विकल्प ब। गुप्त जी का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ ब्राह्मण, शाक्त, शैव या वैष्णव। गुप्त जी का संबंध वैष्णव संप्रदाय से है। वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला उनका परिवार था। कितने वर्ष की आयु में मैथिली शरण जी गुप्त ने लेखन कार्य की शुरुआत की थी? 12 वर्ष, 18, 21 या 25 वर्ष। मैथिली शरण जी गुप्त ने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने लेखन कार्य की शुरुआत की थी। किस आंदोलन के चलते मैथिली शरण जी गुप्त को जेल जाना पड़ा था? दांडी मार्च, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है ब, सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन के चलते मैथिली शरण जी गुप्त को जेल जाना पड़ा था। गुप्त जी की काव्य विशेषताओं में
शामिल नहीं है? कौन सा तत्व इनकी कविताओं में शामिल नहीं है? राष्ट्र प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता, भारतीय संस्कृति और नारी की आलोचना। गुप्त जी की काव्य विशेषताओं में नारी आलोचना का तत्व शामिल नहीं है, अर्थात गुप्त जी की काव्य विशेषताओं में तीनों तत्व शामिल है, जिसमें राष्ट्र प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता और भारतीय संस्कृति का गुणगान, ये तीनों शामिल है। नारी आलोचना उनकी काव्य की विशेषताओं में शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 22, कौन सी रचना मैथिली शरण जी गुप्त की नहीं है? भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी या रश्मि रथी? रश्मि रथी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। रामधारी सिंह जी दिनकर की यह रचना है रश्मि रथी। शेष तीनों रचनाएं मैथिली शरण जी गुप्त की है। भारत भारती उन्होंने 1912 में लिखी थी। इसके पूर्व रंग में भंग 1909 में एवं पंचवटी की रचना गुप्त जी ने ही 1925 में की थी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? खेल का महत्व, भारतीय शासक वर्ग का पतन, हारने वाले खिलाड़ी की मनोदशा या अंग्रेजी शासकों का दमन? भारतीय शासक वर्ग का जो पतन हुआ था उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में आपने नवाब राय के नाम से लिखा। आपको प्रेमचंद नाम किसने दिया? 4 विकल्प दिए गए हैं। दया नारायण निगम, प्रकाश झा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। श्री दया नारायण जी निगम द्वारा धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद नाम दिया गया था और बाद में वे इसी नाम से लिखते थे और इसी नाम से प्रसिद्ध भी हुए। शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिकती थी? मिर्जा के घर, मीर के घर, वाजिद अली शाह के घर या अंग्रेजों के घर? इस कहानी में शतरंज के खिलाड़ी की कहानी में शतरंज की बाजी पहले मिर्जा के घर पर लगती थी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस स्थान के शासकों का वर्णन किया गया है? दिल्ली, लखनऊ, मद्रास या मैसूर? शतरंज के खिलाड़ी कहानी में लखनऊ के शासकों का वर्णन किया गया है। लखनऊ के परिवेश को इसमें शामिल किया गया है। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 350 कहानियों के संग्रह का नाम है। 4 विकल्प हैं, हंस, माधुरी, मानसरोवर और मनोहर कहानियां। प्रेमचंद की 350 कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है। इसमें सभी कहानियां शामिल है और इसके 8 भाग पाए गए हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प हैं, मीर और मिर्जा के प्रति नाराजगी प्रकट करना, व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण करना, शतरंज के खेल के प्रति विरक्ति के भाव का प्रकटीकरण करना और गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है गुलामी के जो अनेक कारण थे उसमें से एक कारण शासकों और जमींदार वर्ग की उदासीनता और अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति के प्रति उदासीनता को बताना और उसके प्रति सचेत करना है। कहानी शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र हैं मिर्जा सज्जाद अली, मीर रोशन अली, वाजिद अली शाह और उपरोक्त सभी इस कहानी यानी शतरंज के खिलाड़ी नाम की कहानी के पात्र हैं। वाजिद अली शाह पहले लखनऊ के नवाब थे और 2 काल्पनिक पात्र मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली को इस कहानी में शामिल किया गया है। प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर 1977 में इसी नाम से एक फिल्म बनी थी। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत रे ने, दादा साहेब फाल्के ने, संजय लीला भंसाली ने या प्रकाश झा ने? इसका निर्देशन सत्यजीत रे द्वारा किया गया था। शतरंज के खेल में चौपट में कुल 64 खाने होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास कितनी मोहरें होती है? 4 विकल्प हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास 2 खिलाड़ी इस खेल को खेलते हैं
उसमें से प्रत्येक खिलाड़ी के पास कितनी मोहर होती है? 32, 16, 64 या 8? शतरंज के खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहर होती है और दोनों खिलाड़ी की मिलाकर कुल 32 मोहर होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहर होती है। कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? पूस की रात, ईदगाह, नमक का दरोगा या चीप की दावत? चीप की दावत यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। चीप की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी है। शेष तीनों यानी पूस की रात, ईदगाह और नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई कहानियां हैं। प्रेमचंद को कलम का सिपाही की उपाधि किसने दी या किस प्रकार उन्हें प्राप्त हुई? मैथिली शरण जी गुप्त ने, अमृत राय ने, महादेवी वर्मा ने या शरद जोशी ने? मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही की उपाधि अमृत राय से प्राप्त हुई और अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता यानी मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी और उस जीवनी का नाम कलम का सिपाही था। इस कलम का सिपाही नाम की जीवनी के लिए अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस प्रकार प्रेमचंद को कलम का सिपाही की उपाधि अमृत राय यानी उनके पुत्र के द्वारा उनकी एक रचना के माध्यम से प्राप्त हुई थी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी प्रेमचंद ने कब लिखी थी? 4 विकल्प हैं: अक्टूबर 1924 में, नवंबर 1926, दिसंबर 1930 और जनवरी 1935। इसका सही उत्तर है शतरंज के खिलाड़ी कहानी प्रेमचंद ने अक्टूबर 1924 में लिखी थी और इसका पहली बार प्रकाशन माधुरी नाम की पत्रिका में हुआ था। जीप पर सवार इल्लियां गद्य की कौन सी विधा है? उपन्यास, कहानी, कविता या व्यंग? जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की लिखी गई एक व्यंग रचना है। चने के क्या होते हैं? पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, बांस होते हैं या ये सभी होते हैं? चने के सिर्फ पौधे होते हैं। छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा? जीप पर सवार इल्लियां कहानी में छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा? पैसे, चना, गेहूं या कुछ नहीं? छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में हरे हरे चने रखने के लिए कहा था, इसलिए सही उत्तर है ब, चना। जीप पर सवार इल्लियां में इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? किसान की पुत्री, पिंगला की, ईला की या जंगली फल की? जीप पर सवार इल्लियां में इल्लियों को ईला की पुत्री कहा गया है। यह बात लेखक के मित्र ने कही और ईला का अर्थ पृथ्वी होना बताया तथा ईला को ही अन्न की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। शरद जोशी ने टेलीविजन के लिए कौन कौन से धारावाहिक का लेखन किया था? लापतागंज, दाने अनार के, विक्रम और वेताल या उपरोक्त सभी? शरद जोशी ने टेलीविजन के लिए उपरोक्त सभी धारावाहिक का लेखन किया था। लापतागंज, दाने अनार के, विक्रम और वेताल, इन तीनों धारावाहिकों का लेखन शरद जोशी जी ने किया था। लेखक को किसने कहा, चलो इल्ली उन्मूलन अभियान की प्रगति देखने, तुम भी बैठो हमारी जीप में? यह किसका कथन है इस कहानी में? कृषि अधिकारी ने कहा, किसान ने कहा, राहगीर ने कहा या इनमें से किसी ने नहीं कहा? यह कथन कृषि अधिकारी का है। यह कृषि अधिकारी ने लेखक को कहा था। किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा। किसान को खेत में इल्ली का पता लगने पर किस बात का भय लगा? फसल नष्ट होने का, कीटनाशक के दुष्प्रभाव का, खेत जब्त होने का या जेल जाने का? खेत जब्त होने का भय किसान को लगा जब उसे पता लगा कि उसके खेत में इल्ली है और उसकी बड़ी जांच पड़ताल हो रही है। शरद जोशी ने इंदौर के किस महाविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की?
गुजराती महाविद्यालय, होलकर महाविद्यालय, अटल बिहारी महाविद्यालय या क्रिश्चियन महाविद्यालय? शरद जोशी ने इंदौर के होलकर महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। चने के झाड़ पर चढ़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी की सच्ची प्रशंसा करना, किसी की झूठी प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा नहीं करना, किसी और की प्रशंसा से दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाना। इसका सही अर्थ है चने के झाड़ पर चढ़ाना का आशय है किसी की झूठी प्रशंसा करना, उन गुणों को उस व्यक्ति में आरोपित करना या उसके साथ जोड़ना जो उसमें वस्तुतः नहीं है, अर्थात झूठी तारीफ करने को चने के झाड़ पर चढ़ाना कहा जाता है। खैर, सरकार जागी, मंत्री जागे और फाइलें उदित हुई, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? बड़े अफसर ने, लेखक ने, छोटे अफसर ने या कृषि अधिकारी ने? यह कथन स्वयं लेखक का है, जो इस कहानी जीप पर सवार इलिया में हमें दिखाई देता है। खैर, सरकार जागी, मंत्री जागे, फाइलें उदित हुई, यह लेखक का कथन है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में किस तत्व को महत्व दिया गया है? राष्ट्रीयता, देशभक्ति, मानवता या उपरोक्त सभी? मैथिली शरण जी गुप्त की रचनाओं में इन सभी को महत्व दिया गया है और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीयता, देशभक्ति और मानवता, ये तीनों ही मैथिली शरण जी गुप्त की रचनाओं में शामिल है। मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना किसे माना गया है? मेघनाद वध, जयद्रथ वध, रंग में भंग या भारत भारती? भारत भारती मैथिली शरण जी गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना कही जाती है। मातृभूमि कविता में इसका यानी मातृभूमि का मुकुट किसे कहा गया है? सूर्य को, चंद्र को या सूर्य और चंद्र दोनों को, या आखिरी विकल्प है मंगल को? सही उत्तर हुआ स, अ और ब दोनों को, अर्थात मातृभूमि का मुकुट सूर्य और चंद्र दोनों को कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त किस सदन के सदस्य रहे? राज्यसभा के, लोकसभा के, दोनों के या इनमें से कोई नहीं? मैथिली शरण जी गुप्त हमारे उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे थे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या शरद जोशी? इसका सही उत्तर है विकल्प ब, गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। जीप पर सवार इलिया कहानी के अनुसार एकाद मित्र कैसा होना चाहिए? बड़ा अफसर होना चाहिए, कृषि अधिकारी, किसान या बुद्धिमान होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द। लेखक यानी शरद जोशी जी व्यंग में कहते हैं कि हमारा एकाद मित्र कम से कम बुद्धिमान अवश्य होना चाहिए। यह शरद जोशी जी ने इस कहानी में लिखा है, रेखांकित किया है। धन्यवाद।